लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में, आज के हमारे इस नए सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स लागू की गई हैं पब्लिक के लिए, उनको हम आप तक पहुंचाएं और आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप तक उस स्कीम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे और आप अवेयर हो सकें कि कैसे उस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है, क्या उसमें ज़रूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली, कैसे उस स्कीम को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो इन सारी चुनौतियों को फेस करने के लिए ही हमारी कोशिश रहती है कि आपकी इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में हम कुछ हिस्सेदारी कर सकें, कुछ भागीदारी कर सकें और जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत मिशन है उसमें हम भी अपना कुछ योगदान दे सकें। इसी कड़ी में आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ओवरऑल कह सकते हैं कि सारे ही सेक्टर, सारी ही इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पावर देती है, एक गति देती है, वो एक स्पीड प्रदान करती है, उनको एक एनर्जी देती है और उनके अंदर जितना भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उन सब को एक स्पीड प्रोवाइड करती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया उसको स्पीड प्रोवाइड करती है। तो उसी कड़ी में आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम। जी हाँ, हम इस स्कीम के माध्यम से ये समझेंगे क्या है गति शक्ति स्कीम, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको गति की आवश्यकता है और उनको शक्ति की आवश्यकता है। तो पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन। गति शक्ति स्कीम जो है ये अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार द्वारा और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कैसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उनके एग्जीक्यूशन में और उनकी प्लानिंग में, उनके कोऑर्डिनेशन में कैसे गति लाई जाए, कैसे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट्स को कम किया जाए। ज़ाहिर है जब हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी तरह के ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, चाहे वो रोड नेटवर्क के थ्रू हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से हो, एयर हो, वाटर वेज के माध्यम से हो, ये तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटती या बढ़ती है। अगर हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, अगर हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी वो कम होगी, क्योंकि वो समय उसमें बचेगा, उसमें एनर्जी कम खर्च होगी और कहीं ना कहीं उसको गति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। तो इसी कड़ी में गति शक्ति स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई कि कैसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाए और आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट किया जा सके। इसके लिए जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, वो अगले 4 सालों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि ऐसे कार्यों को तेज़ी दी जा सके, उनको एक्सपेडाइट किया जा सके, जिससे ज़मीनी स्तर पे एक ना सिर्फ कॉस्ट्स में बचत हो, ना कि सिर्फ कॉस्टिंग कम हो, बल्कि बेहतर जॉब्स और ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हों। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी, प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट्स को कम करने की बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी कम होती है और उन्हें बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी भी प्रदान की जाती है।
पीएम गति शक्ति स्कीम का जो विज़न है वो बेसिकली यही है कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं, चाहे वो अलग अलग विभाग द्वारा हो, मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के की स्कीम्स हों, चाहे वो जैसे भारतमाला है, सागरमाला है, या इनलैंड वाटरवेज सिस्टम है, ड्राई या लैंड पोर्ट्स हैं, इस तरह के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के या लॉजिस्टिक्स के मैकेनिज़म्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जा सके और उन स्कीम्स को बेहतर तरीके से रन किया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमिक जोन्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हैं, या डिफेंस कॉरिडोर्स हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स का इस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश करना, उनको ऑपरेट कराना। इसी तरह फ़िशिंग के क्लस्टर्स हैं, एग्री जोन्स हैं, ये सब इनको कवर किया जाएगा जिससे उनकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो सके और इंडिया एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस हब और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एक बिज़नेस हब बन के सामने आ सके और पूरे विश्व में अपनी पहचान बना सके। इसके अलावा जितना भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो वहाँ के जो प्लानिंग टूल्स हैं वो इसरो के माध्यम से, या जो इमेज डेवलप की जो एजेंसी है जिसको हम BISAC-N कहते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस पीएम गति शक्ति जो स्कीम है, इसका जो प्लान है वो मुख्यतः रोडवेज़ पे फोकस करता है कि कैसे रोडवेज़ की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके, रोड नेटवर्क को बढ़ाया जा सके, हाईवेज़ को बढ़ाया जा सके, उनमें स्पीड डेवलप की जा सके। साथ ही साथ अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लगभग 200 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स को डेवलप करना, उनको इस्टेब्लिश करना, वो एक इस मिशन का पार्ट है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन और बहुत ही पुराना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। यहाँ पे जो रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गोस कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है लगभग 1600 टन फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, तो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको इंक्रीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में नेटवर्क जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो दो शहरों के बीच में, दो राज्यों के बीच में जो ट्रांसमिशन नेटवर्क की जो स्पीड है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी सक्षम है, वो कितनी अच्छी है, उससे भी बहुत असर पड़ता है। तो इस ट्रांसमिशन नेटवर्क को इंक्रीज़ करना है लगभग 4,54,200 सर्किट किलोमीटर, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज़ करना है 225 गीगावाट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इसका एक टारगेट रखा गया है। इसके अलावा जैसे हम सब जानते हैं कि आज के समय में इंटरनेट और कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो। इसी कड़ी में जो गाँव है वहाँ पे भी 4G कनेक्टिविटी मौजूद हो और हर गाँव में कम से कम लगभग 20 नए मेगा फूड पार्क्स क्रिएट किए जाएँ देश भर में, इसका भी सुनिश्चित किया गया। तो देखते हैं कि चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो एयर नेटवर्क हो, यहाँ पे रेलवेज़ हो, ट्रांसमिशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, या इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब को हम सही मायने में गति प्रदान कर सकते हैं। तो भारत सरकार का भी यही मिशन है कि कैसे इन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके कैसे हम उन प्रोजेक्ट्स को भी गति प्रदान कर सकें। यहाँ पे अगर हम बजट की बात करें तो जो गति शक्ति स्कीम है वो लगभग 110 लाख करोड़ फंड इसके पास है, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए है रखा गया है, जो कि 2019 में उसको लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ क्योंकि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट्स को कम करने की बात करता है कि कैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जा सके, यहाँ पे इस स्कीम के माध्यम से जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है या जो पोर्ट्स का जो टर्न अराउंड टाइम होता है कि वो बिज़नेसेस को और बूस्ट कर सके, तो उसको बढ़ाने की बात होती है। तो इसके माध्यम से हम जो कार्गो की, जो पोर्ट्स की जो टर्न अराउंड टाइम है उसको भी बढ़ाते हैं, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को ओवरऑल कम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 नए डिफेंस कॉरिडोर्स जो कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में
सैंक्शन किए हुए हैं, उनको भी बनाने की बात है इस स्कीम के माध्यम से। तो गति शक्ति स्कीम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और डिफेंस कॉरिडोर्स पे भी फोकस कर रही है और उसको भी बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा जो 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वो लगभग हर गांव तक पहुंचाने का एक टारगेट है इस स्कीम के माध्यम से, कि कैसे हर गांव हमारा 4G इनेबल्ड हो, वहाँ पे 4G की कनेक्टिविटी हो, तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स अच्छे से रन हो सकें और कम कॉस्टिंग पे वो बेहतर प्रोडक्ट्स को बना सकें। साथ ही साथ जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, इसको भी एक्सपेंड करना है, इसके लिए भी मजबूती चाहिए और उसके लिए लगभग 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन को एक्सपेंशन करने का इसमें एक तरह से प्रोजेक्ट में टारगेट रखा गया है। अगर हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी इंजन्स हैं जो इस पीएम गति शक्ति स्कीम को ड्राइव कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें रोड नेटवर्क आता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमारी रोड्स अच्छी होंगी तो इंटर सिटी या इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन को आसानी होगी। तो रोड नेटवर्क एक बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी एक बेसिक इंजन है। इसी तरह एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट वो भी बहुत ज़रूरी है। जो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो भी ज़रूरी है। लॉजिस्टिक्स के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करना वो भी एक बेसिक कोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह रेलवे नेटवर्क को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, वो बहुत ज़रूरी है। पोर्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट्स, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइम है उसको बढ़ाना, उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, और साथ ही साथ जो वाटरवेज़ हैं उनको एफिशिएंट करना और उनकी टर्न अराउंड टाइम्स को मैनेज करना। तो ये बेसिकली 7 तरह के ऐसे नेटवर्क्स हैं, 7 तरह के जो 7 इंजन्स हम कह सकते हैं पीएम गति शक्ति स्कीम के। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है सन 2024-25 के लिए, कि कैसे वो पूरे देश में जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है वो 2 लाख किलोमीटर तक उसको एक्सपैंड किया जाए और 200 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स या वाटर एरोड्रोम्स ये डेवलप किए जाएं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है जो भारत सरकार ने लिया है। इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक का रखा गया है। तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे नेशनल हाईवे नेटवर्क्स में काम चल रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, नए नए वाटर एरोड्रोम्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक एम्बिशियस टारगेट है भारत सरकार का, तभी इसको एक पीएम गति शक्ति स्कीम का भी नाम दिया गया है। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि कैसे जो 21 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं, उन सब को एक आपस में एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, कैसे उनके अंदर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाया जाए, कैसे उनकी स्कीम्स को, उनके प्रोजेक्ट्स को एक इंटीग्रेटेड रखा जाए। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है वो ये कि लगभग 21 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील कर रही होती हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं। तो कैसे इन 21 मिनिस्ट्रीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए, क्या कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बनाया जाए, कैसा कोऑर्डिनेशन सिस्टम रखा जाए कि ये 21 मिनिस्ट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। तो इन 21 मिनिस्ट्रीज़ को कोऑर्डिनेट करने का भी ये काम करती है पीएम गति शक्ति स्कीम, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ ये एक तरह से एक रेजोल्यूशन भी लेती है स्कीम कि कैसे जो पुराने इश्यूज चले आ रहे हैं, जैसे जिसको हम डिसजॉइंटेड प्लानिंग कह सकते हैं या लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं, क्लियरेंसेस इश्यूज होते हैं, पोर्ट्स पे हमने देखा क्लियरेंसेस के इश्यूज होते हैं, या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन की बात हो या टाइमली क्रिएशन की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह की रुकावटें होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को रोकती हैं और उसके प्रोजेक्ट की जो टाइम और कॉस्ट होता है उसको बढ़ाती हैं। तो उसको रोकने के लिए भी ये स्कीम कार्य कर रही होती है। इसके लिए एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप जिसको कहते हैं वो तैयार किया गया, जो कि 24 डिजिटल सिस्टम्स जो कि 6 मिनिस्ट्रीज़ के साथ होता है उसको साथ कोलैबोरेट करता है, उसको असिस्ट करता है, इंटीग्रेट करता है और
जितना भी ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है कंट्री में, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो ओवरऑल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म गति शक्ति है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कैसे एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जहां से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको उनकी प्लानिंग, एफिशिएंट प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन या रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें संभव हो सकें। जितने भी मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो सब आपस में मिलके रियल टाइम बेसिस पे कोऑर्डिनेट कर सकें और जो भी दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं उनको वो मैनेज कर सकें। इसी के साथ साथ जो पोर्टल होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रोसेस नहीं करता, बल्कि जो प्रोपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अलावा जितना भी अवेलेबल फॉरेस्ट लैंड या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनकी भी जानकारी, उनके भी ज़रूरी जानकारी उस पोर्टल पे मौजूद होती है। हालांकि अगर हम बात करें कि जितने भी विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि उनका कार्य सही हो रहा है, लेकिन आम तौर पे जो मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन है, इन दोनों चीज़ों में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। उसी गैप को कवर करने के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम काम करती है और उसी को उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। ये मुख्यतः जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं या एडवांस इंफॉर्मेशन शेयरिंग में जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है उसकी वजह से होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। तो पीएम गति शक्ति स्कीम अपने पोर्टल्स के माध्यम से, प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसको दूर करती है। इंडिया में जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स होती हैं वो लगभग 13% है जीडीपी का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और जो कि डेवलप कंट्रीज़ से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें जो ओवरऑल लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स आती हैं वो 13% से काफ़ी कम है, और जो कि उनके जीडीपी के परसेंटेज में अगर हम देखें तो हमारे जीडीपी के परसेंटेज में लगभग ये 13% होती है। क्योंकि एक हाई लॉजिकल कॉस्ट होती है तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट की मार्केट है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम कॉस्टिंग की वजह से लेस कॉम्पिटिटिव हो पाते हैं। हमारे उत्पाद क्योंकि महंगे हो जाते हैं, उनमें लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स होती है, टाइम की ज़्यादा समय लगता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस हो जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर हम सब जानते हैं कि अगर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो एक हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़मीनी स्तर पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए और बड़े स्तर पे अगर हम जॉब्स क्रिएशन की बात करें तो वहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये हम सब जानते ही हैं। इस स्कीम के माध्यम से ये संभव हो सकता है। यहाँ पे जो स्कीम है वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम को भी कॉम्पनसेट करती है, उनको भी कॉम्प्लीमेंट करती है। जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम है वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के साथ अनाउंस किया गया था कि एक क्लियर फ्रेमवर्क तैयार किया जाए मोनेटाइजेशन का, और जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक रेडी लिस्ट प्रदान की जाए एसेट्स की, ताकि वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकें और उसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। हालांकि यहाँ पे अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि स्पैटियल प्लानिंग टूल्स हो सकते हैं, इसरो की जो इमेजरी डेवलप होता है, जो बाइसैक यानी कि जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो इसके भी माध्यम से इस पर भी काफ़ी डिपेंडेंट होता है। जो प्लान है वो जितना भी डेटा है उसको कंसोलिडेट करता है एक प्लेटफॉर्म पे, और जीआईएस बेस्ड स्पैटियल जो प्लानिंग टूल्स होते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जिनमें लगभग 200 लेयर्स का जो प्रोग्रामिंग होती है उनको एग्जीक्यूट करता है और ज़्यादा विजिबिलिटी प्रदान करता है एजेंसीज़ को। इसी के साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स की मैपिंग होती है सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से, उनको इस्टेब्लिश करता है, और जो सर्वे ऑफ इंडिया के जो मैप्स होते हैं उन पे उनको दर्शा सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की अगर हम बात करें तो जो लॉजिस्टिक डिवीज़न होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, वो इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन स्कीम करता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है जैसे भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स, यूडेन और इस तरह के तमाम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करता है। साथ ही साथ एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंटरनल ट्रेड को मदद करता है। उसी के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाता है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो इस तरह के जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करता है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो प्रमोट करता है। तो अगर हम इनके पिलर्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं, गति शक्ति स्कीम में क्या क्या पिलर्स हैं, कैसे इस स्कीम को पूरी तरह से लागू करा जा सकता है और इसका जो उद्देश्य है वो हासिल किया जा सकता है। तो अगर हम इनके पिलर्स की बात करें तो सबसे पहला पिलर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक दूसरे विभागों के माध्यम से, वो कहीं न कहीं उनमें विजिबिलिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि कम्प्रिहेंसिवनेस हो, एक विजिबिलिटी हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो आपस में, और जितने भी विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं वो इनमें इन्वॉल्व हो सकें। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पिलर होगा वो होगा प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितना भी क्रॉस सेक्टोरल इंटरैक्शन है उसको इनेबल किया जा सके। कौन-कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है, किस ऑर्डर में प्रायोरिटाइज़ करना है, वो सब रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा ऑप्टिमाइज़ेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक ऑप्टिमाइज़ेशन लेवल पे ले जाना, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन अचीव हो सके, और ये तभी पॉसिबल है जब ट्रांसपेरेंसी होगी, इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग होगी, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी ये ऑप्टिमाइज़ेशन पॉसिबल होगा। क्योंकि हम यहाँ पे ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है उस ऑप्टिमाइज़ेशन को अचीव करना। उसके अलावा सिंक्रोनाइज़ेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब 4-5 लोग या इससे ज़्यादा लोग या विभाग या मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी, तो आपस में उनका तालमेल, उनका सिंक्रोनाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। वरना जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाएँगे और उनमें वो सिंक्रोनाइज़ेशन की वजह से ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगी, उनका जो टाइम डिले होगा वो भी होगा। तो बहुत ज़रूरी है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको होलिस्टिकली जो है वो सिंक्रोनाइज़ किया जाए, तभी सिंक्रोनाइज़ेशन पॉसिबल होगा। तो सिंक्रोनाइज़ेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है इस गति शक्ति स्कीम का। इसके अलावा जितना भी डेटा है वो एनालिटिकल अप्रोच के साथ देखा जाए, यानी कि जो भी डेटा रियल टाइम बेसिस पे, चाहे वो सैटेलाइट व्यू इमेजेस के माध्यम से हो, चाहे वो पोर्टल्स पे जो डेटा आ रहा है या फील्ड सर्वेस के माध्यम से जो डेटा आ रहा है, वो सारे डेटा को एनालिसिस करना और उस डेटा के बेसिस पे वो डेटा एक जगह हो और वहाँ से उसके एनालिसिस करने के बाद उसको कैसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, इसकी भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है इस स्कीम का। इसी के साथ-साथ डायनामिक अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है। अगर डायनामिज़्म नहीं होगा तो कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली फ़ंक्शन नहीं कर पाएगी। ख़ास तौर पे जब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में थोड़ा-सा एक डायनामिक अप्रोच हो, जो कि जीआईएस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से इसमें आता है। और ये सारे ही पिलर्स बहुत ज़रूरी हैं पीएम गति शक्ति स्कीम को पूरी तरह से सक्सेसफुल करने के लिए। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जैसे मैंने बताया, तो ये क्या करता है, जितनी भी प्लान्ड इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स को, वो एक सिंगल सेंट्रलाइज पोर्टल के माध्यम से वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो वहाँ पे रखता है। अब जितने भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको क्लियर विजिबिलिटी होगी एक दूसरे की डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ में, और जितना भी क्रिटिकल डेटा होगा उसको वो अच्छे से प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। प्रायोरिटाइजेशन में भी जो क्रॉस सेक्टोरल इंटरैक्शंस होंगे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से होंगे, वो भी प्रायोरिटाइज़ किए जा सकेंगे और उसी के बेसिस पे उन प्रोजेक्ट्स को भी प्रायोरिटाइज़ किया जा सकेगा।
ऑप्टिमाइजेशन में जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा गैप्स का, कौन कौन से गैप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के माध्यम से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लान होगा वो जो सबसे एफिशिएंट रूट होगा, चाहे वो टाइम के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉस्टिंग को लेके हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, उन सभी को मदद करेगा कि कैसे उसका सिलेक्शन किया जाए, कौन से रूट का सिलेक्शन किया जाए जिससे ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो और समय भी कम लगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हों गुड्स की। सिंक्रोनाइजेशन में जितनी भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो फ्रीक्वेंटली वर्क करते हैं सीलोस के ऊपर, तो कहीं न कहीं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है जितना भी प्रोजेक्ट प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन में है, जिसकी वजह से डिले होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन की मदद से वो डिले नहीं होगा, वो कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी आएगी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। तो इसी तरह पीएम गति शक्ति स्कीम जो है वो एक होलिस्टिकल सिंक्रोनाइजेशन के साथ-साथ काम करता है कि कैसे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे हो, चाहे वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में हो, उनके आपस में एक बहुत ही अच्छा वर्क कोऑर्डिनेशन मौजूद रहे उन सब के बीच में। तो कैसे कुछ कोऑर्डिनेशन के माध्यम से लॉजिस्टिकल जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, जो टाइम हो रहा है उसको कम किया जा सके, तो ये इसमें मदद मिलता है। डायनेमिक अप्रोच में जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो अब एक दूसरे को विजुलाइज़ कर सकते हैं, एक रिव्यू कर सकते हैं और जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं जीआईएस प्लेटफॉर्म की मदद से, सैटेलाइट इमेजरी की मदद से, जो कि ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं और रेगुलर बेसिस पे जो प्रोजेक्ट की प्रोसेस होती है उसको भी पोर्टल पे रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं वो विभाग। तो जीआईएस प्लेटफॉर्म उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मदद करता है जिस पे हमेशा अपडेशंस होते रहेंगे, तो वो एक डायनेमिक अपडेटेड पोर्टल हो जाएगा जहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने-अपने प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करते रहेंगे और उसको मॉनिटर करते रहेंगे। इनको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसी कमियाँ हैं, कौन से ऐसे गैप्स हैं जिनको सॉल्व करने की वजह से इस फंड की नींव रखी गई। तो कुछ गैप्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला गैप जो देखने को मिलता है किसी भी फार्मर के आगे जो बहुत बड़ा एक चुनौती होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है कि जब वो अपनी फसल को काट चुका होता है या कह सकते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है, तो वहाँ पे एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसकी कमी यानी कि एब्सेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारे देश में। लाखों किसान ऐसे हैं जो इस समस्या से रूबरू होते हैं जब वो अपनी मेहनत से अपने खेतों में फसल को उगाते हैं, लेकिन फसल को काटने के बाद उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चुनौतियाँ और उनका सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लॉसेस होते हैं, जो किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो लॉसेस होते हैं, जो नुकसान होता है, वो एक अनुमान के मुताबिक वो 15% से भी ज़्यादा का उनको एक लॉस होता है। पोस्ट हार्वेस्ट जो क्रॉप्स के लॉसेस होते हैं, जो नुकसान होता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी कमी है और इस गैप को पूरा करने के लिए ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लागू किया गया, उसके लिए ये फंड बनाया गया। दूसरा गैप अगर हम देखें तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज़ होते हैं बीच में, कह सकते हैं बिचौलिए हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं जो किसानों की जो फसल होती है उनका जो सही दाम होता है वो उन तक नहीं पहुँचने देते हैं और सस्ते दामों पे किसानों से मजबूरी में उनको वो अपना बेचना पड़ता है, अपना अनाज और अपनी जो भी उनकी क्रॉप है, और कहीं न कहीं इससे जो एक बहुत बड़ा प्राइसेस के ऊपर एक जो रिटेल प्राइसेस होते हैं उस पे असर पड़ता है। और ये एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पे 30 से लेके 50% तक का जो रिटेल प्राइस होता है वो कम हो जाता है। यानी कि ये सीधा-सीधा एक लॉस होता है जो हमारे किसान हैं, जो मेहनत करके इसको उगाते हैं और उस फसल को वो सही दामों पे नहीं बेच पाते हैं। तो जो बीच के इंटरमीडियरीज़ हैं, जो बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, जो मंडियों पे अपना जो है कमीशंस सेट कर लेते हैं या इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, वो सब किसानों को देखने को मिलती हैं।
तो इन कमियों को दूर करने के लिए भी कुछ फंड की ज़रूरत है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की ज़रूरत है, चाहे वो ई मार्केट प्लेस की तरह से आए या मंडीज़ की तरफ से आए, तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। तो ये भी एक गैप था जिसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की नींव रखी गई। इसी तरह देखने को ये भी मिलता है कि जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होती है, उसकी भी एक बहुत कमी देखने को मिली। यानी कि जब किसी किसान को अगर एक लॉन्ग टर्म किसी तरह का लोन चाहिए है या क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए है, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकें, उस तरह का जो फंड है वो अवेलेबल नहीं होता था। तो कहीं न कहीं लैक ऑफ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस हुई, और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसकी स्थापना की गई और उसकी नींव रखी गई। इसी के साथ-साथ देखने को ये भी मिला कि इस फंड के माध्यम से जो एक पोटेंशियल है हमारे जो स्टार्टअप्स के लिए और एमएसएमईज़ की फंडिंग के लिए, एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे देश में। नौजवानों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिनके अंदर नए स्टार्टअप्स की, नए आइडियाज़ की और एमएसएमई सेक्टर को आगे ले जाने की एक क्षमता है, एक उनके अंदर एक उत्साह है। तो उस उत्साह को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, और उस जो बढ़ती हुई डिमांड है इस फंडिंग की स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसी कड़ी में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं ख़ास तौर पे, तो ऐसा एक अनुमान के मुताबिक 600 से ज़्यादा हाई पोटेंशियल एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, और इनको फंडिंग की ज़रूरत है। इनको अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, अपने बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए, अपने आइडियाज़ को पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, और इस फंडिंग की कमी को इस पूरे स्टार्टअप के जो फंडिंग है, एमएसएमई यूनिट की जो फंडिंग है, इस पूरी फंडिंग की कमी को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ही एक तरह से सपोर्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनकी वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे विचार किया, और इन कमियों को पूरा करने के लिए एक नतीजा ये निकला कि फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इस फंड के लिए ख़ास तौर पे एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया, और जो कि इन कमियों को पूरा कर सकता है। अब जब हम फंड की बात करते हैं तो कितना फंड लॉन्च किया गया, क्या फंड है वो समझते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 15 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई और इसको लॉन्च किया गया। तो 1 लाख करोड़ एक अच्छा अमाउंट है, भारत सरकार द्वारा एक अच्छी पहल है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत इस फंड को एलोकेट किया गया है, और जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि इन गैप्स को कवर करने के लिए इस फंड के माध्यम से हमारे किसानों को, हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे नौजवानों को, जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, उनको इस तरह की सुविधाएं, फंडिंग, हैंड होल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इस फंड के माध्यम से दिया जाएगा। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको 15 मई 2020 को लॉन्च किया, उसके बाद कैबिनेट कमेटी के माध्यम से जो कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उसके चेयरमैन होते हैं उस कैबिनेट कमेटी के, उन्होंने 8 जुलाई 2020 को इसको एक फाइनल अप्रूवल दिया, और उसके बाद एक फॉर्मल इनॉग्रेशन किया गया, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जहां यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी मौजूद थे, और इसकी घोषणा 9 अगस्त 2020 को करी गई। यानी कि 3-4 महीने के अंदर ही, 3 महीने के अंदर इस फंड को लॉन्च करके पूरा एक पैकेज बना के, और अप्रूवल्स, इंटरनल अप्रूवल्स मिनिस्ट्री के, कैबिनेट कमेटी के, और वो सारे प्रक्रिया होने के बाद फाइनली 9 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, और इसको एक फॉर्मल इनॉग्रेशन किया, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया, इसको लागू किया गया, ताकि वो किसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से अपने इनकम को बढ़ा नहीं पाते हैं, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो अपनी फसल का एक अच्छा दाम नहीं ले पाते, उनको सपोर्ट किया जा सके। क्या फंड के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि क्या इसका साइज़ है, किस तरह का इसमें बेनिफिट्स हैं। तो इस फंड के माध्यम से
जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं उनमें बेसिकली 8 तरह के इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला है साइज़ ऑफ द फंड कि क्या फंड का साइज़ है। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि 1 लाख करोड़ का ये पूरा पैकेज है एक तरह से, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा पैकेज है उसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ का ये पूरा इसका आउटले रखा गया है और इसका एलोकेशन किया गया है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जाएंगे वो FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इनको एंटरटेन किया जाएगा, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो बेनिफिशरीज होंगे अलग अलग लोकेशंस में उसके हिसाब से भी 25 जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल बेनिफिशरी अलग अलग लोकेशंस पे इसको ले सकता है, लेकिन वो सारे ही जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही दिया जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की एक कमी थी, तो यहाँ पे नाबार्ड के माध्यम से इंस्टीट्यूशनल फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। नाबार्ड जैसा हम सब जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए सब्सिडाइज लोन्स, स्कीम्स, पॉलिसीज़ बनाने में मदद करता है भारत सरकार की। तो यहाँ पे इस स्कीम के लिए जो इंटरेस्ट का जो एक तरह से इंटरेस्ट सबवेंशन जिसको बोलते हैं वो दिया गया, वो 3% पर एनम का दिया गया, जो कि 2 करोड़ के लोन तक होता है। ये लोन्स नाबार्ड द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, ये फंडिंग नाबार्ड द्वारा की जाती है। प्रोजेक्ट्स को पहले देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, फिर फाइनल अप्रूवल उनकी फंडिंग के लिए नाबार्ड द्वारा आता है। इसमें जो नाबार्ड के जो लोकल ऑफिसर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके, वो इसको रिव्यू करते हैं और फाइनल अप्रूवल के बाद इसका जो सब्सिडी अमाउंट होता है या जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है वो लागू किया जाता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि इस स्कीम में जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं उनका क्या ड्यूरेशन होगा, तो यहाँ पे 7 इयर्स का ड्यूरेशन रखा गया है, जिसमें 2 साल का मॉरेटोरियम भी दिया गया है। यानी कि टोटल जो प्रोजेक्ट का जो फंडिंग होगी वो 7 इयर्स तक की जाएगी और उसमें 2 साल का मॉरेटोरियम भी होगा, यानी कि 5 साल आपका लोन होगा और 2 साल अगर आप चाहते हैं, आपको ज़रूरत है तो आप उसमें मॉरेटोरियम पीरियड भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन टोटल जो ड्यूरेशन होगा वो 7 इयर्स का होगा। इसमें लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग होती है जिसमें नाबार्ड एक अहम रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इसमें 24 कमर्शियल बैंक्स भी हैं जो अपनी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के माध्यम से इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स, हमने देखा है कि रूरल एरियाज़ में या छोटे शहरों में कोऑपरेटिव बैंक्स का एक अच्छा नेटवर्क होता है, उनकी एक अच्छी कॉमन पब्लिक के साथ एक अच्छा तालमेल होता है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे भी इस स्कीम में भी 40 कोऑपरेटिव बैंक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो भी इसमें एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की तरह इस फंड का पार्ट बनते हैं और इसमें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया नाबार्ड तो पहले से इसमें है ही। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें 24 कमर्शियल बैंक और 40 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और नाबार्ड क्योंकि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, वो इसमें मुख्यतः अपने रीजन वाइज या अपने स्टेट वाइज इसमें फंडिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो भी स्टेट की एजेंसीज़ हैं या फेडरेशंस हैं जो कि FPOs को या स्मॉल हेल्प ग्रुप्स वगैरह को एक रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखी गई है और उनके लिए पूरी तरह से इनको वो कितने भी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। जो शुरू में यहाँ पे 25 प्रोजेक्ट्स का एक पर इंडिविजुअल एक रखा गया था, वो इस तरह की फेडरेशंस और स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और वो इंडिविजुअल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बेनिफिशरीज़ कौन कौन हैं, कौन इस स्कीम का, इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया गया है 1 लाख करोड़ का जिसका कॉर्पस है, उसमें कौन बेनिफिशरीज़ हैं, कौन उसका लाभ उठा सकते हैं। तो क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फंड है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बात करता है, उसी से संबंधित, तो यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिशरीज़ हैं वो बिल्कुल फार्मर्स ही होंगे, जो किसान हैं हमारे, सबसे पहला बेनिफिशरी वही हैं। उसके अलावा FPOs जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हो सकती हैं,
क्योंकि अब जब किसान अपने काम को और प्रोफेशनली करते हैं तो कहीं ना कहीं एफपीओज़ का जन्म होता है। इसी के साथ साथ हमने देखा एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स हैं, इस तरह के स्टार्टअप्स भी ख़ास तौर पे जो एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, या एग्री टेक इंडस्ट्री एक अपने आप में एक नई इंडस्ट्री निकल के आ रही है, वो लोग इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। स्मॉल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं वो इसके हो सकते हैं, इसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं। फेडरेशंस होती हैं, जो फार्मर्स की जो यूनियंस होती हैं, वो सब इसमें एक तरह से बेनिफिशरीज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्राइमरी जिनका रोल है, जो प्राइमरी उनका जो एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, फार्मिंग रिलेटेड है, वो सब इसमें बेनिफिशरीज हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसका लाभ सभी बेनिफिशरीज ले सकते हैं। और बहुत अच्छी बात इसमें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें एक क्रेडिट गारंटी भी है, जो कि CGTMSE के माध्यम से, इस स्कीम के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन होता है वो इस ट्रस्ट के माध्यम से क्रेडिट गारंटी होता है और वो पूरी तरह से सिक्योर होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका भी पूरा सपोर्ट रहता है। जो पूरा लेंडिंग का प्रोसेस है, जो लोन की प्रक्रिया है, उसको एक अप्रूवल का जो उसका प्रोसेस है, जो सैंक्शनिंग का प्रोसेस है, वो उसको फैसिलिटेट किया जा सके और ऑनलाइन माध्यम से उसको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली जो एक ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से बहुत ही स्पीड के साथ सैंक्शंस दिए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे जो लोन अप्लाई करने का या जो उसका सैंक्शंस का जो प्रोसेस है उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी इसमें आती है। इसी तरह यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरी स्कीम्स के भी जितने भी फंड्स हैं या जो दूसरे एजेंसीज़ हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ के एक दो तीन मिनिस्ट्रीज से संबंधित हों या स्टेट गवर्नमेंट्स हों, उनमें भी इसको जो है वो मिक्स किया जा सकता है, इसके साथ उसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये मुख्यतः कुछ 8 ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जो सेटअप करने के लिए और उसको ड्राइव करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, कौन लोग होंगे इसमें, कौन बेनिफिशरीज़ हैं, किस तरह का इसमें कवर दिया गया है। जैसे हमने देखा CGTMSE स्कीम के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक का इसमें क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक राहत वाली बात होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लोन अप्लाई कर रहा होता है उसको यही डर होता है सबसे पहला कि कहीं अगर उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ तो फिर वो कैसे उसकी भरपाई कर पाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए भी क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया गया है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से बहुत लोग इसमें बेनिफिशरी हो सकते हैं, बहुत लोगों को इसमें राहत मिल सकती है। इसके अलावा अब भारत सरकार की तरफ से कैबिनेट ने एक इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हैं, कुछ इसमें रिलैक्सेशंस भी किए हैं। तो वो समझते हैं इसमें क्या है, कौन कौन से रिलैक्सेशंस, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो पहला मॉडिफिकेशंस तो ये है कि जो इसमें बेनिफिशरीज़ हैं उनको और बढ़ा दिया गया है। अभी तक हमने जो बेनिफिशरीज़ देखे वो फार्मर्स या FPOs, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स, इस तरह की जो बेनिफिशरीज़ थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो APMCs, स्टेट एजेंसीज़, नेशनल या स्टेट फेडरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव्स होते हैं, वो भी इसमें बेनिफिशरी हो सकते हैं। फेडरेशंस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि FPOs के भी जो फेडरेशंस हैं वो भी इसमें लाभ उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो फेडरेशंस हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं और इस स्कीम के माध्यम से वो भी इसमें लाभ उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो 25 प्रोजेक्ट पर इंडिविजुअली जो पर बेनिफिशरी का जो एक कैप था, उसमें भी जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको भी ये अलाउ किया गया है कि वो भी 25 एप्लीकेशंस इस स्कीम के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो अलग अलग लोकेशंस पे होंगे और अलग अलग लोकेशंस पे वो 25 प्रोजेक्ट्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, जो फेडरेशंस ऑफ फार्मर ग्रुप होंगे, इनके लिए इस तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है और वो कितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी की तरह जो APMCs होती हैं वो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी सेटअप कर सकते हैं, जो कि एक ही लोकेशन पे हो सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, जो कि 2 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट सबवेंशन
का लाभ मिलता है। वो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है। जैसे कोई अगर कोल्ड स्टोरेज के लिए करना चाह रहा है, कोई सॉर्टिंग के लिए करना चाह रहा है, कोई ग्रेडिंग या एसेइंग यूनिट सेटअप करना चाहता है। तो इस तरह के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए अलग अलग इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी एक इसमें मेजर चेंज किया गया है। इसी तरह जो स्कीम जो रखी गई थी, जो उसका ड्यूरेशन रखा गया था, वो 4 साल रखा गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए था। लेकिन अब इसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया है और जो ओवरऑल स्कीम है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया गया वो 4 साल की जगह अब उसको 6 साल के लिए इस स्कीम को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है और इसका जो टोटल ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें एक बार इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एलिजिबल हैं इस फंड के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स, जो कि इंडिविजुअल फार्मर्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ फार्मर के भी ग्रुप हो सकते हैं। अब वो ग्रुप फार्मर ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं या अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। उनके एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, एफपीओज जो होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो इस फॉर्म में एक एफपीओ बना के भी काम कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स बना के भी कर सकते हैं, जिसमें लोगों की जो जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ पहले से प्री डिफाइंड लाइबिलिटीज़ होंगी। कुछ लोग मिल के आपस में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो सकता है या अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं, वो भी इसमें एक फार्मर ग्रुप की कैटेगरी में एक एलिजिबल बेनिफिशियरी की तरह अप्लाई कर सकते हैं और वो भी इसका पार्ट बनते हैं। अगर हम एग्री एंटरप्रेन्योर्स की बात करें कि कौन लोग इसमें एग्री एंटरप्रेन्योर की तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल बिजनेसेस हो सकते हैं जो ऐसे मिल ओनर्स हैं जो, या जो ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो फूड ग्रेन्स या इससे संबंधित चीज़ों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो लोग सेटअप करते हैं या उसमें ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ऐसे आइटम्स में। इसके साथ साथ जो स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। ये सब एक एग्री एंटरप्रेन्योर्स की परिभाषा में एक उसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ अगर हम सप्लाई चेन प्लेयर जो एक पूरा ओवरऑल जो खेत से लेके जो एंड यूज़र तक जो पूरा एक प्रक्रिया होती है, उसमें जितने भी लोग सप्लाई चेन का भागीदार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एग्री एंटरप्रेन्योर की तरह देखे जा सकते हैं और वो भी इसमें एक एलिजिबल स्टेक होल्डर की तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लार्ज बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो बड़े लेवल पे कार्य कर रहे होते हैं, बड़े लेवल पे एग्री बिजनेस कर रहे होते हैं, उसमें एफएमसीजी प्लेयर्स हो सकते हैं जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं। इसी तरह बड़े लेवल पे जो एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो इस तरह के ग्रेन्स, फूड प्रोडक्ट्स या प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसर्स हो सकते हैं या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं, ऐसे बड़े बिजनेस हाउसेज, ऐसे कॉरपोरेट्स जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो एग्री रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इसका एक एलिजिबल स्टेक होल्डर की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट एजेंसीज़ होती हैं वो भी इसमें एक एलिजिबल स्टेक होल्डर की तरह होती हैं। कौन कौन सी स्टेट एजेंसीज़ होती हैं, किन्हें हम स्टेट एजेंसीज़ कहेंगे? तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, ये जो ऐसी कमिटीज़ होती हैं जिनको हम एपीएमसीज़ बोलते हैं, ये एक स्टेट एजेंसी की तरह ट्रीट की जाएंगी और एक स्टेट एजेंसी की तरह ही इस फंड के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह जो एफपीओज़ के जो फेडरेशंस होते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि फार्मर्स ग्रुप्स में एफपीओज़ बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वही फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के फेडरेशंस बन रहे हैं तो वो एक स्टेट एजेंसी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर ऐसे कोई फेडरेशंस हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फेडरेशंस हैं या कोऑपरेटिव्स हैं, वो भी इसमें स्टेट एजेंसीज़ की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस होते हैं, ये स्टेट एजेंसीज़ अपने आप में होते ही हैं। तो ये सब एक तरह से एलिजिबल स्टेक होल्डर्स हैं। इनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है, फार्मर्स, ग्रुप्स, एंटरप्रेन्योर्स या लार्ज बिजनेसेस या स्टेट एजेंसी। तो ये मुख्यतः 5 तरह के क्लासिफिकेशंस हैं जो एलिजिबल बेनिफिशरीज होते हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस एग्री इंफ्रा फंड के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करेंगे। अब हम समझते हैं कि
किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, और ख़ास तौर पे जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे कौन कौन सी एलिजिबल चीज़ें होती हैं या ऐसे कौन सी एसेट्स कही जाएंगी जो कि इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक एलिजिबल एसेट की तरह देखी जाएंगी। तो अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो कि उसमें सबसे पहले स्टोरेज पार्क्स आते हैं जो कि जो वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1% तक उसका रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोरेज पार्क्स एक एलिजिबल एसेट की तरह होते हैं। उसी के साथ साथ वेयर हाउसेस जो होते हैं जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पे भी वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पे जो वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं 5% तक। इसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउसेस भी डेवलप किए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पैकिंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं किसानों के लिए, मंडियों में जो लोग सामान बेच रहे हैं, या इस तरह के जो चीज़ें ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट्स में हैं, और इससे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या जो इस तरह की जो नॉर्म्स हैं उनमें यहाँ इन पैकिंग हाउसेस में उस स्टैंडर्ड की पैकिंग और इस तरह की सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट होती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसी तरह कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और पूरा जो फार्मिंग सिस्टम है उसको एक तरह से वो मैकेनाइजेशन करा जाता है, जिससे फाइनली उनकी जो कॉस्ट होती है वो लगभग 30% पर एकड़ के हिसाब से एक अनुमान के मुताबिक वो कम हो जाती है। तो कोई भी फार्मर अगर किसी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ऐसी फार्मिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पे उसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, लगभग 30% तक वो कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसी तरह कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कोल्ड स्टोरेजेस जैसा हम सब जानते हैं कि किसानों को अपने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कोल्ड स्टोरेजेस की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमने देखा कि जो हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेस होते हैं, जो उनका माल ख़राब हो जाता है, जो अनाज ख़राब हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है अगर वो कोल्ड स्टोरेजेस में रखा जाए, और जबकि 5% तक का उसमें बेनिफिट होता है और उसको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ कम्युनिटी ड्राइंग यार्ड्स होते हैं, ये लगभग हर ज़िले में, हर गांव में ज़रूरी होती है इसकी, और ये 5 से 10% तक का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हो रहे होते हैं उनको रिड्यूस कर सकता है। तो ये भी एक ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ड्राइंग यार्ड्स जिनको हम बोलते हैं, कम्युनिटी ड्राइंग यार्ड्स। तो वो भी एक बहुत ही अहम एसेट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि AIF यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से इनको भी सेटअप किया जाता है। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे एक शहर से दूसरे शहर और पूरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में भी कहीं ना कहीं कोल्ड चेन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, यानी कि ऐसे व्हीकल्स, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़म्स जहाँ पे कोल्ड चेन को मेंटेन किया जा सके रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स के माध्यम से। तो वो भी एक ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ख़ास तौर पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रिजर्व करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो सकती है और वहाँ पे वो लॉसेस हो सकते हैं। तो इस वेस्टेज को, इस लॉस को, जो कि 5% तक हो जाता है, उसको कम करने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, और अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक विकल्प होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के लिए। इसी तरह आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑपरेटेड जो टूल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी भी बहुत डिमांड और उनकी बहुत ज़रूरत है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो ऐसी स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे वो ड्रोन की मदद से या इस तरह के इक्विपमेंट्स की मदद से जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट के उस पे कार्य कर रहे होते हैं, वो उनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ से इससे जो पैदावार होती है फसल की वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, 10 से 20% तक की उस पे फसल में पैदावार बढ़ जाती है। तो आइए अब समझते हैं कौन कौन सी ऐसी
एक्टिविटीज़ हैं, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं जो कि इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एलिजिबल हैं और इस स्कीम का माध्यम से वो लाभ ले सकते हैं। तो अगर हम क्रॉप वाइज इनको डिफाइन करें, इनको क्लासिफाई करें, तो सबसे पहले इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ सकते हैं, पल्सेस हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, ऑयल सीड्स हो सकते हैं। अब अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो जो एलिजिबल होती हैं वो एक्टिविटीज़ उसकी वॉशिंग से संबंधित हो सकता है, क्लीनिंग, ड्राइंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो सकता है। इसी तरह ब्लांचिंग जो प्रोसेस होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। साथ ही साथ कूलिंग है, वैक्सिंग है या कंडीशनिंग करनी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। अगर हम बात करें कि कौन इसमें नहीं एलिजिबल है, तो डिहाइड्रेशंस, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं या कैनिंग है, जूस एक्सट्रैक्शंस हैं, स्टरलाइजेशंस हैं, ये सब एक्टिविटीज़ इसमें इस एआईएफ के माध्यम से फ़ंड नहीं ले सकते और इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह पल्सेस के केस में भी वो क्लीनिंग, डीस्टोनिंग, ड्राइंग या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डी हस्किंग, वो इसमें एलिजिबल होंगी, स्प्लिटिंग, मिलिंग, इरेडिएशन, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें एलिजिबल होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैनिंग एक्टिविटीज़ इसमें एलिजिबल नहीं होंगी। साथ ही साथ बेसन है, पापड़ हैं या पल्स बेस्ड फूड्स अगर प्रोडक्शन हो रहा है या पफ्ड चिकपीज़ हैं या पल्स पॉलिशिंग हो रही है, तो ये एक्टिविटीज़ एईएफ के माध्यम से इसमें इनको एलिजिबल नहीं रखा गया है। अगर हम सीरियल्स की बात करें जिसमें जिसमें व्हीट और पैडी वगैरह आता है, तो यहाँ पे भी क्लीनिंग, डीस्टोनिंग, मिलिंग, पाउंडिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी एक्टिविटीज़, टेम्परिंग, सोकिंग, ड्राइंग, ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं एलिजिबल होती हैं क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट होती हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें या बेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, पफिंग है या फ्लेकिंग है, सीरियल्स या व्हीट्स या पैडी के केसेस में, तो ये इस एग्रीकल्चर फंड में नहीं एलिजिबल होंगी। इसी तरह रोस्टिंग, ब्लेंडिंग या फ्राइंग एक्टिविटीज़ भी इसमें नहीं होंगे। तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो हम अगर किसी फूड प्रोडक्ट में कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स ये एक्टिविटीज़ उसमें एलिजिबल नहीं होंगी, जबकि यहाँ लिस्टेड जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एआईएफ के माध्यम से उनको एलिजिबल माना जाएगा एक्टिविटीज़। तो ज़ाहिर है ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, वो एआईएफ के माध्यम से वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए जा सकते हैं। इसी तरह जो ऑयल सीड्स होते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग, डीस्टोनिंग, डीहस्किंग या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ऑयल एक्सट्रैक्शन हो सकता है, वो सारी चीज़ें एलिजिबल होंगी। लेकिन बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिफाइनिंग हो रही है या न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है या ब्लीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन एक्टिविटीज़ के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एलिजिबल नहीं होगा। इसी तरह अगर हम स्पाइसेस की बात करें या कॉफ़ी या शुगर केन या कॉटन, इस तरह के जो क्रॉप्स हैं, यहाँ पे भी क्लीनिंग, ड्राइंग, सॉर्टिंग या ग्राइंडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एलिजिबल होंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप होगा वो प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ की तरह ट्रीट किए जाएंगे और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इस तरह की एक्टिविटीज़ कवर की जाएंगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा इस फंड के माध्यम से। लेकिन अगर रोस्टिंग, स्टरलाइजेशन या थर्मल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं स्पाइसेस का, इसी तरह अगर हम कॉफ़ी का रोस्टिंग या एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसी तरह कॉटन में अगर फाइबर फिनिशिंग है, स्कोरिंग है या प्यूरिफाइंग है या स्पिनिंग है, वीविंग है, ये एक्टिविटीज़ एलिजिबल नहीं होंगी। तो इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो की रिक्वायरमेंट होती है, वो एआईएफ के माध्यम से कवर नहीं किया जाता है। अगर हम कोको की बात करें, जूट, कैश्यू या मोरिंगा, यहाँ पे भी सेम एक्टिविटीज़ जैसे क्लीनिंग हुआ, सॉर्टिंग हुआ, फर्मेंटेशन ऑफ कोको हो गया, ड्राइंग एक्टिविटीज़ हो गई, स्टोरेज से संबंधित हो गया। जूट के केस में कटिंग हो सकता है, स्ट्रिपिंग, वॉशिंग, ड्राइंग होगा, बेलिंग, पैकिंग, स्टोरेज, तो ये एक्टिविटीज़ जूट के केसेस में एलिजिबल होंगे। इसी तरह अगर हम कैश्यू की बात करें तो क्लीनिंग, स्टीमिंग, बॉयलिंग या शेल कटिंग, ड्राइंग, ये सब इसके एक नेचुरल प्रोसेस की तरह होते हैं, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होगी और एआईएफ के माध्यम से उनको एलिजिबल दिया जाएगा। इसी तरह मोरिंगा के केस में भी वॉशिंग, ड्राइंग, मिलिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें एलिजिबल होंगी, एज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी वो एआईएफ के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसी तरह टी की अगर हम बात करें, चाय हमारे देश में बहुत एक अच्छा एक
प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा चाय जो है वो कंज्यूम की जाती है, तो वहाँ पे भी अगर क्लीनिंग, विथरिंग या रोलिंग एक्टिविटीज़ हैं, फर्मेंटेशन है, ड्राइंग है, सॉर्टिंग है, तो वो एक एलिजिबल एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। रबर के केस में या हर्बल मेडिसिनल क्रॉप्स के केस में भी क्लीनिंग, सॉर्टिंग, मिक्सिंग, शेपिंग या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो उसमें कवर की जाएँगी। और अगर हम टी के केस में बात करें तो रोस्टिंग है, एल्कलाइज़ेशन है, ये इसमें कवर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ रबर के केस में अगर हम सिरप्स प्रोडक्शन है या पिल्स क्रीम बना रहे हैं, रोस्टिंग है, फ्राइंग है या डिस्टिलेशन या कॉन्सन्ट्रेशन है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे और इन एक्टिविटीज़ को एआईएफ के माध्यम से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि कैसे कन्वर्जेंस क्या अलाउ किया गया है दूसरी सेंट्रल या स्टेट की जो स्कीम्स हैं, उनके साथ-साथ कैसे ऑनगोइंग जो स्कीम्स चल रही होती हैं कि कैसे अपनी ऑनगोइंग कॉस्ट को रिड्यूस करें और कैसे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे जो सब स्कीम्स होती हैं जो कि मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, उसको जो है इसमें देखा गया, इसमें कन्वर्जेंस अलाउ किया गया इस केस में भी। यहाँ पे 35 से 50% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलती है। ख़ास तौर पे जो इंफ्रा रिलेटेड यूनिट्स होती हैं, जो जैसे कि कूलिंग यूनिट हो सकती हैं, पैकिंग हाउसेस हो सकते हैं या राइपनिंग चेंबर्स हो सकते हैं, रीफर वैन्स हो सकती हैं। तो इस तरह के जो सेटअप के लिए जो सब स्कीम्स हैं, वो इसमें उनमें कन्वर्जेंस अलाउड होता है। इसी तरह पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़ स्कीम है, इसमें भी 35% की कैपिटल सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार द्वारा, जो कि एडिशनल सपोर्ट होता है जो एफपीओज़ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेनिंग या जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो इस स्कीम के माध्यम से उसमें कन्वर्जेंस अलाउड है। इसी तरह जो सब मिशन है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का, उसमें भी कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स होती है, जहाँ पे 40% तक जो प्रोक्योरमेंट सब्सिडी होती है, वो दी जाती है ताकि एक कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स की एस्टैब्लिशमेंट की जा सके। तो ये भी स्कीम इसमें एलिजिबल होती है। अब जल्दी से समझते हैं एआईएफ पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल जो पूरी प्रक्रिया है, उसको समझते हैं कि क्या इसका पोर्टल है। तो अगर हम इसके लिंक की बात करें तो इसका लिंक होता है agriinfra.dac.gov.in। आप इस पोर्टल पे जाएंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन का। एप्लीकेंट जो होगा वो इस ऑनलाइन पोर्टल पे अपने एप्लीकेशन को फिल करेगा, पूरी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको सबमिट करेगा, जितनी भी जानकारी है उसका ईमेल आईडी, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद वो अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें सबमिट करेगा। उसके बाद जो एआईएफ की टीम होगी, वो एप्लीकेशन को वेरीफ़ाई करेगी और डिफरेंट जो भी उसके एनालिसिस के जो तरीके होते हैं, उसके बेसिस पे उस एप्लीकेशन को वेरीफ़ाई करेगी और जो बैंक ब्रांच होगी जहाँ पे वो अप्लाई किया जा रहा होगा, उसको वो ट्रांसफ़र कर देगी अप्रेज़ल के लिए। जो बैंक होगा, वो एआईएफ पोर्टल को रेगुलर चेक करता रहेगा या नोडल एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा उस नोडल ऑफ़िसर के लिए, ताकि जो एप्लीकेशंस सक्सेसफुली सबमिट हो सकी हैं, उनको रिव्यू किया जा सके। इसके बाद एप्लीकेशन जो है वो वेरीफ़ाई की जाएगी बैंक के माध्यम से, जो कि सीजीटी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है कि नहीं और वहाँ से सैंक्शन है कि नहीं। और फाइनली जो डिसबर्समेंट होंगे वो एज़ पर शेड्यूल वो डिसबर्स कर दिए जाएंगे बैंक के माध्यम से। अब बैंक जो है वो क्लेम सबमिट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे होगा, ताकि इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम का लाभ उठाया जा सके और क्रेडिट गारंटी फ़ी जो होती है वो बैंक को प्राप्त की जा सके। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट होगा या जो क्रेडिट गारंटी फ़ी होगी, वो बैंक को क्रेडिट दे देगी, उसको ट्रांसफ़र कर देगी। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रोसेस जो पूरा है वो बहुत ही आसान रखा गया है और इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन इसलिए किया गया ताकि जो सैंक्शन का प्रोसेस है वो स्पीडली हो सके, जितना भी ट्रैकिंग मैकेनिज़्म है उसको ट्रैक किया जा सके, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके एजेंसीज़ का, बैंक्स का या जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हों, वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स
ये सब सही से फिल करें और रेगुलर आप अपने ईमेल्स को चेक करते रहें, अपने मोबाइल्स मैसेजेस को देखते रहें और उस पोर्टल पे भी जाके आप लॉगिन करके चेक करते रहें कि क्या प्रोग्रेस हो रही है और किस तरह का आपका जो स्कीम है, जो एप्लीकेशन है, वो कहाँ पहुँची है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस स्कीम से, ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की आज हमने बात करी, काफ़ी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और आप बिल्कुल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है उसमें आप इस स्कीम के माध्यम से काफ़ी मदद ले सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ा सकते हैं। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह के स्कीम्स, भारत सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचाते रहें और आसान भाषा में आपको उसकी पूरी प्रक्रिया भी समझाएं और कैसे उसको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बिजनेस के इस दौर में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस जो स्मॉल स्केल पर शुरू किए जा सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेंट एक प्रकार का ग्लूटेनस लिक्विड होता है जिसे सरफेस में पेंटिंग की जाती है। ये मैट, सैटिन, सेमी ग्लॉस, हाई ग्लॉस जैसे डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर्स में मार्केट में अवेलेबल है। इसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सॉल्वेंट्स, एक्रिलिक पॉलीमर के साथ तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की वॉल को पेंट करने में होता है। साथ ही इसे अट्रैक्टिव पैटर्न्स भी तैयार किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के जरिए इसके उपयोग के बारे में और भी पता चलता है। यह बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में सामने आया है। ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को 600 किलो प्रतिदिन की कैपेसिटी के साथ स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 33 लाख से 38 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप इस बिजनेस को शुरू करके 15% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे ल्यूब्रिकेंट ऑयल के बारे में। ल्यूब्रिकेंट ऑयल या ल्यूब एक तरह का स्टिकी ऑयल होता है जिसे पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल दो सरफेस के बीच में होने वाले फ्रिक्शन को खत्म करने में होता है। यह दो मेटल पार्ट्स के बीच में होने वाली हीट को रिड्यूस करता है। इसके उपयोग से लोहे में जंग नहीं लगता और इससे इंजन, गियर, मशीन पार्ट्स और मेटल सरफेस को साफ भी किया जाता है। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3200 से 3800 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 5 से 6 मैन पावर और 20 लाख से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर। कपूर यानी कैम्फर क्रिस्टलाइन और सॉलिड स्मॉल व्हाइट टैबलेट्स होता है। इसकी महक काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसको कैम्फर वुड पाउडर और हेक्सामिन की मदद से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर धार्मिक जगहों में किया जाता है। कपूर पेन, इचिंग, एक्ने और इंसेक्ट बाइटिंग जैसे केसेस में काफी मददगार साबित होता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपको 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 3 से 4 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मैनुअल मशीन्स के लिए 1 लाख प्लस जीएसटी और ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए 3 लाख प्लस जीएसटी की मशीन कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस को शुरू करके आप भी 10% से 15% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जो है प्लास्टिक ऑफ पेरिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि पीओपी यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस एक प्रकार का ड्राई व्हाइट पाउडर होता है जिसका नाम उसके ओरिजिन होने वाले देश यानी पेरिस पर रखा गया है। यह पानी के मिश्रण से थिक पेस्ट बन जाता है जो कि अप्लाई करने के बाद सूख कर मजबूत बन जाता है। इसे फिक्स टेम्परेचर पर गर्म करके कैल्शियम सल्फाइड डिहाइड्रेट यानी गिम्सम की मदद से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग आर्ट, क्राफ्ट और डेकोरेटिव चीजों को तैयार करने में किया जाता है। सीलिंग डिजाइन से लेकर दीवार में व्हाइट वॉशिंग तक यूज किया जाने वाला पीओपी हड्डियों के टूटने में उनको जोड़ने के भी काम आता है। यह बिजनेस आपके लिए एक राइट चॉइस साबित हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 6500 से 7000 स्क्वायर फीट एरिया, 60 से 70 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 12 से 15 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप 15% से 20% तक का मुनाफा भी आराम से कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडिया। हमें उम्मीद है कि आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा।
अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा।